आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। बिहार में चुनाव है, चुनाव में चेहरे हैं और इन चेहरों के बीच कुछ चेहरे ऐसे हैं जिनकी चर्चा जितनी होनी चाहिए उतनी हो नहीं रही है। यह बाहुबली चेहरे हैं। इनका एक अपना वर्चस्व है, इनके होने का एक राजनीतिक फायदा है जिसे भुनाने में सभी राजनीतिक दल एक समान दौड़ लगा रहे हैं। फर्क बस फासले का है, कोई थोड़ा आगे निकल गया है और कुछ थोड़ा पीछे रह गए हैं। लेकिन बाहुबलियों की इस रेस में हिस्सा सभी पार्टियां ले रही हैं। बिहार में राजनीतिक बाहुबलियों का या बाहुबलियों के राजनीति में आने के कई किस्से आपने सुने होंगे। कुछ का तिलिस्म टूट चुका है, कुछ जेल में हैं और कुछ इस बार के चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। तो आज इस पॉडकास्ट में बात होगी बिहार के उन बाहुबलियों पर जो इस बार चुनाव में फिर से एक बार हैं। वो अपनी ताकत, पैसे, जनसमर्थन और वर्चस्व के भरोसे, साथ ही पार्टियों के जनसमर्थन के सहारे चुनावी नैया खेव रहे हैं और पार लगाने की कोशिश में जुटे हैं। नमस्कार, मैं हूं ऋतुराज और मेरे साथ अभी जो हमने ये भारी भरकम इंट्रो दिया, इस पर बात करने के लिए मौजूद हैं indiatoday.com के असिस्टेंट एडिटर प्रभाष दत्ता। प्रभाष जी, स्वागत है आपका इस पॉडकास्ट में। जी ऋतुराज। सर, बात यहीं से शुरू करते हैं कि जब नीतीश कुमार आए थे तो उनका नारा था जंगल राज से मुक्ति का और सुशासन के वादे का। उस समय 2005 के चुनाव की अगर हम बात करें तो उस समय बाहुबलियों का राजनीति में कितना वर्चस्व था और आज के समय में जो 2020 में चुनाव हो रहे हैं 15 साल बाद, कितना अंतर आया है, बढ़ा है, घटा है, क्या स्थिति है? अगर आप दोनों इस 15 साल के गैप, 15 साल का जो समय बीता है, अगर आप इसे कंपेयर कर सके तो। ऋतुराज, ऐसा कोई बहुत अंतर नहीं आया है बिहार के राजनीति में, खासकर चुनावी राजनीति में। और कमोबेश उतने ही बाहुबली नेता आज भी चुनावी मैदान में हैं और जो खुद नहीं है उनके घर के सदस्य, किसी बाहुबली नेता की पत्नी, किसी का बेटा, किसी की बेटी, कोई या उनके परिवार के कोई सदस्य चुनाव मैदान में है, तो परोक्ष रूप से वो बाहुबली नेता ही चुनाव मैदान में है। आंकड़ों में जाएंगे अगर तो एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स संस्था है जो नजर रखती है चुनाव पर और हमारे राजनेताओं पर। तो उनका 2005 का मैं रिसर्च देख रहा था, तो उन्होंने सारे कैंडिडेट्स का नहीं किया था, लेकिन उन्होंने जो अपना एक सर्वे और एनालिसिस जो की थी उसमें 39% ऐसे कैंडिडेट थे जिन पर क्रिमिनल केसेस पेंडिंग थे, जिनके खिलाफ। और ये 2005 के चुनाव की बात है, जब नीतीश कुमार ने नारा दिया था जंगल राज से मुक्ति दिलाएंगे और फिर वो लालू प्रसाद की राष्ट्रीय जनता पार्टी, जनता दल की सरकार गिर गई थी और एनडीए गठबंधन सत्ता में आया। 15 साल बाद इस बार जो एडीआर की रिपोर्ट आई है वो ये कहती है कि अभी पहले फेज के कैंडिडेट्स का उन्होंने एनालिसिस किया है और उस एनालिसिस में उन्होंने कहा है कि 30% ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन पर क्रिमिनल केसेज हैं और ये वो केसेज हैं जिनका खुद ही ब्यौरा कैंडिडेट्स ने दिया है अभी नॉमिनेशन में भरते समय। अच्छा, जैसे राजनीति में प्रभाष जी ये भी होता है कि कई बार आपके ऊपर कोई मुकदमा करा देता है, आपके ऊपर मुकदमे कर दिए जाते हैं आपके अपोजिशन द्वारा या आपके जो विरोधी हैं उनके द्वारा, लेकिन यहाँ पे गंभीर मुकदमों की जो संख्या है वो क्या है? गंभीर मुकदमों की संख्या 23% ऐसे कैंडिडेट्स हैं अभी पहले चरण में जिन पर गंभीर का अर्थ ये है कि उनको अगर सजा हो जाती है उन मामलों में तो कम से कम 5 साल की जेल होगी। और ये केसेज वैसे हैं जो मर्डर के हैं, अटेम्प्ट टू मर्डर है, किडनैपिंग है, कुछ मनी लॉन्ड्रिंग के भी अब केसेज हैं। तो ये नॉन बेलेबल वाले जो हम लोग नॉन बेलेबल, सारे नॉन, जो सीरियस ऑफेंसेस का अर्थ है नॉन बेलेबल और 5 साल की सजा जिसमें हो कम से कम। इस मजे की बात एक और है कि 2005 से लेकर 2020 तक, अभी तक जो चुनाव बिहार में हुए हैं लोकसभा के
या विधानसभा के, उनमें एडीआर की एनालिसिस है कि 10,785 कैंडिडेट्स ने कॉन्टेस्ट किया है, हिस्सा लिया है चुनाव में, और ओवरऑल जो एवरेज है 30% ऐसे कैंडिडेट्स रहे हैं जिनके खिलाफ क्रिमिनल केसेज हैं, और 20% ऐसे रहे हैं जिनके खिलाफ सीरियस मुकदमे हैं, सीरियस धाराओं के, जो गंभीर धाराएं हैं आईपीसी के, उनके खिलाफ वो उसके चार्जेज हैं उन पर। यानी 20% हर 5 में से एक कैंडिडेट ऐसा है जो मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर या इस तरह की दूसरी धाराओं पे जो नॉन बेलेबल है, 5 साल की सजा हो सकती है कम से कम, उसके आरोपी हैं। अच्छा, मतलब कहने का मतलब ये है कि 2005 से लेके 2020 तक का जब एनालिसिस किया गया तो कुल मिलाकर जितने भी चुनाव हुए हैं और उसमें जितने भी कैंडिडेट्स ने अपना भाग्य आजमाया है, उसमें से 30% ऐसे उम्मीदवार थे जिनके ऊपर क्रिमिनल केसेस थे, हैं, जी, रहे हैं। तो हाँ, मतलब ये रहे तो हैं। गजब की कंसिस्टेंसी मेंटेन कर रहा है बिल्कुल बिहार। कंसिस्टेंसी है बिहार में, और ये 15 साल में राजनीतिक नारे हर दल के जो भी रहे हों, सभी दलों ने ये कहा है कि वो सत्ता में आएंगे तो क्रिमिनल, वो लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल में रखेंगे, क्राइम को कंट्रोल में रखेंगे। अब कैसे क्राइम को कंट्रोल में रखेंगे जब वो बाहुबलियों के भरोसे सत्ता में आ रहे हैं, बहुत सत्ता में बार आ तो रहे ऐसा देखा गया है। हैं। मजे की बात ऋतुराज एक और भी है कि बिहार की जनता भी इन बाहुबली नेताओं का समर्थन करती है और उन्हें जिता के भेजती है। और जैसे प्रभाष जी, हम और आप तो वहीं से आते हैं। क्रेज दिखता है जब बाहुबलियों की रैलियां होती हैं और वहां जो जन समर्थन और जिस तरह का एक तरीके से उन्माद वहां आसपास देखने को मिलता है, वो अपने आप में बताता है कि कितना उनका वर्चस्व है अपने इलाके में और कितना जन समर्थन है उनके पास। जी, एक खास बात बिहार के राजनीति की और ये जो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स जब हम लोग चर्चा करते हैं, तो उसकी ये रही है कि वहाँ के जो भी दबंग या मसल मैन, स्ट्रॉन्ग मैन जितने रहे हैं, जो जिनके ऊपर जिनका अपराध जगत से जिनकी छवि बनी और वहां से वो निकल के पब्लिक फिगर बन गए, जब वो राजनीति की तरफ आते हैं तो ऐसा लगता है कि रॉबिन हुड की इमेज चाहते हैं हर कोई। अब ये हैरत की बात है कि बिहार में पुलिस ऑफिसर भी रॉबिन हुड की छवि चाहते हैं। अभी हाल फिलहाल हमने देखा भी। तो ये जो रॉबिन हुड वाली आपने माइंडसेट है, बहुत लोगों ने देखा भी, हम लोगों ने तो सुना भी। हाँ, रॉबिन हुड वाली जो माइंडसेट है, उस माइंडसेट की वजह से बिहार में जो क्राइम के रास्ते पॉलिटिक्स में आते हैं, उनकी दावेदारी बहुत मजबूत लगती है। जैसे इस दौरान जितने लोग चुनाव जीत के आए, उनमें बिहार से निकलने वाले एमएलए और एमपी जो रहे हैं, 57% ऐसे रहे हैं जिनके खिलाफ क्रिमिनल केसेज रहे हैं जब वो जीते, और 36% ऐसे रहे हैं जिनके खिलाफ सीरियस क्रिमिनल चार्जेस थे। इसका मतलब ये है कि अगर क्रिमिनल एंटीसीडेंट है, यानी अपराध अगर सीवी में अपराध जगत का ठप्पा लगा है, उसकी मुहर लगी है, तो चुनाव में बेहतर परफॉर्मेंस की एक तरह से वो गारंटी हो जाती है बिहार में। और मतलब एक तरीके से आपने टॉप कंपनी में काम कर लिया है, अब आप आइए। बिल्कुल, मतलब ये आपका एक, सिलेक्शन मतलब बहुत हद तक है कि इस कंपनी में हो जाए, राजनीति में हो जाए। हाँ, ये एक हैरानी की बात है। जब इस रिपोर्ट के लिए मैं रिसर्च ढूंढ रहा था, मैं खुद हैरान था, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था वहाँ के लोगों से बात करके, नेताओं से, राजनीतिक कार्यकर्ताओं से, और जो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं या जो युवा हैं, जो अभी पहली बार के मतदाता हैं या दूसरी बार, तीसरी बार के मतदाता हैं, ऐसे लोग जिनका जन्म इस शताब्दी में हुआ है, यानी 2000 के आसपास उनका जन्म हुआ और वो वोट देने जा रहे हैं, वो सारे लोग कह रहे थे कि क्राइम के लिए जगह नहीं होनी चाहिए, क्राइम के लिए जगह नहीं होनी चाहिए राजनीति में। ये अगर इन युवाओं का मत है, और फिर उस राज्य से अगर 57% ऐसे एमएलए एमपी चुने गए हैं
पिछले 15 सालों में जिन पर आपराधिक मुकदमे दर्ज थे, ये हैरानी की बात थी मेरे लिए। प्रभास जी, यहाँ पे रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। जब हम ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बात करेंगे उन बाहुबलियों पर जो इस बार किसी पार्टी से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, मतलब चुनावी मैदान में हैं। एक तार म्यूजिक का और एक तार पोएट्री का, दोनों मिल जाएं तो क्या बनता है? दो तारा। मैं हूँ चिन्मयी। और मैं हूँ जोएल। हम गाते हैं, सुनाते हैं कविताएं, कभी गिटार पर तो कभी बांसुरी पर, और कभी अपने घर में पड़े हुए बक्से की थाप पर। तो सुनिए हमारा दो तारा, सिर्फ आज तक रेडियो पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। प्रभास जी हैं हमारे साथ और हम दोनों आज बात कर रहे हैं इस पॉडकास्ट में बिहार में बाहुबलियों पर, वैसे बाहुबली जो अब चुनाव मैदान में हैं या अब तक रहे हैं, उनकी क्या संख्या रही है। तो प्रभास जी, हम जब ब्रेक के पहले बात कर रहे थे तो हम लोग डेटा पे बात कर रहे थे, संख्या पे बात कर रहे थे। अब हमें लगता है कि इस हिस्से में हमें नामों पर बात करना चाहिए, खासकर उन नामों पर जो इस बार चुनावी मैदान में है। सबसे पहला नाम मैं आपको गिनाता हूं और आप वहां से शुरू करिएगा उनकी कहानियां। अनंत सिंह। अनंत सिंह बिहार की राजनीति के लिए कोई नया नाम नहीं है। अब उनका इस बार का जो लेखा जोखा है वो बताता है कि उन पर 38 क्रिमिनल केसेज हैं। इनमें वैसे केसेज भी हैं जो हत्या, एक्सटॉर्शन, किडनैपिंग और इलीगल पोजीशन ऑफ वेपन्स। मोकामा से हैं, मोकामा से ही मोकामा चुनाव से लड़ रहे हैं। हैं। पिछली बार भी जीते थे और पिछली बार जेल में रहते हुए जीते थे। और इस अभी भी बार उनकी तस्वीरें खूब वायरल हुई थी जब वो पर्चा भरने आए थे। ये 2005 में भी इस सीट से जीत चुके हैं, 2010 में भी जीत चुके हैं। इस बार उन्हें लग रहा था कि शायद किसी वजह से डिस्क्वालीफाई हो जाएं, तो उन्होंने अपनी पत्नी नीलम देवी को एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर उनका नॉमिनेशन फाइल कराया है कि अगर उनकी दाल ना गली तो अंत में नीलम के फेवर में होंगे। और कहने की भी बात नहीं, जनता को ये बताने की भी बात नहीं कि अगर मैं डिस्क्वालीफाई होता हूं तो आप मेरी पत्नी को वोट दें। ये अंडरस्टूड है। स्ट्रैटेजी देखिए आप, किस तरह की स्ट्रैटेजी अपना रहे हैं। यानी आरजेडी के यानी टिकट पे एक चुनाव लड़ रहे हैं। एमएलए वो ये चाहते हैं कि वो उनको भरोसा है कि वो जीतेंगे। 2-3 बार के विधायक हैं वहां से लगातार, तो उनको ये भरोसा है कि वो जीतेंगे। और अगर किसी टेक्निकल या कानूनी कारण से वो नहीं उस मुकाम तक जाते हैं तो उनकी पत्नी उनके बदले ये काम करेंगी। ठीक है, ये तो हुआ। एक और नाम आपने अनंत सिंह का नाम लिया। दूसरा नाम बिल्कुल वैसा ही नाम है, रीतलाल यादव। हाँ, मैं यही नाम लेने वाला था। तो चलिए इस पे बात करते हैं। रीतलाल यादव भी आरजेडी के चुनाव चिन्ह पे चुनाव मैदान में है। बिल्कुल। और जो लोग भी पटना से वाकिफ हैं, पटना के पड़ोस में है दानापुर में इनका दबदबा पटना में भी है। इन पर भी 33 क्रिमिनल केसेज हैं। इन पर भी वैसे ही चार्जेज हैं, मर्डर के, एक्सटॉर्शन के। और एक तो और अभी राजनीतिक हत्या का भी मामला है। हाँ, अभी अगस्त में ये मनी लॉन्ड्रिंग के केस में बाहर आए हैं बेल पर। और जो बीजेपी के एक खगौल के काउंसलर थे, सत्यनारायण सिन्हा, उनकी हत्या हुई थी 2003 में। बहुत सनसनीखेज हत्या की वारदात थी वो। और पटना में पटना के पास ही खगौल है, पटना जिले में ही आता है। तो वहां जब ये हत्या हुई थी तो एक बहुत सनसनीखेज माहौल था और उस वक्त के लिए बड़ी घटना थी। उनकी पत्नी, सत्यनारायण सिन्हा की पत्नी आशा, वो जीतती हैं। हाँ, यहाँ से वो जीतती आई हैं, 3 बार की एमएलए हैं। इस बार बात चल रही थी आरजेडी की तरफ से, जो तेज प्रताप की पत्नी थी ऐश्वर्या राय, उनके कजिन को वहां से कॉन्टेस्ट कराने की।
करिश्मा की। और ये आप बहुत दिनों तक ये बात चलती रही। ये भी रिपोर्ट आई थी कि वो फील्ड में जा रही है, लोगों से मिल रही है, लेकिन आखिर में रीतलाल यादव को यहाँ से टिकट दिया गया। और देखिए, एक अजीब सा मेल है, अजीब सा मुकाबला है ये, कि जिस व्यक्ति के मर्डर केस में ये मुख्य अभियुक्त हैं, उनकी पत्नी के खिलाफ ये चुनावी मैदान में है। हाँ, तीसरा नाम हम लोग बात कर लेते हैं, अजय यादव। ये भी अजय आरजेडी के टिकट पे हैं इस बार, और जी 14 क्रिमिनल केसेस इनके अगेंस्ट जो हैं वो जी अभी सामने आ रहे हैं। तो पहले आरजेडी का लिस्ट निपटा लेते हैं, उसके बाद दूसरे दलों पे आएंगे। इसमें आरजेडी से इस बार ज्यादा कैंडिडेट्स हैं वैसे। ये जिस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं अतरी गया में, वो इनके बारे में आपने बता ही दिया। वो उस सीट पर मनोरमा देवी जो हैं जेडीयू के उम्मीदवार हैं। इनके पति अब नहीं रहे, बिंदेश्वरी प्रसाद यादव, वो जो बिंदी यादव के नाम से गया में जाने जाते। इनका रुतबा था, दबदबा था, दबंग थे। और अभी 2 साल पहले इनके बेटे का नाम आया था एक रोड रेज के केस में, जो नेशनल हेडलाइन बना था। और ओवरटेकिंग पे जो गोली मार दी गई थी जी, और उसकी घटना के बाद से मनोरमा देवी को जेडीयू ने सस्पेंड कर दिया था, लेकिन वो उनकी वापसी हुई है और कैंडिडेट के रूप में वापसी हुई है, क्योंकि चुनाव में सारे सिद्धांत एक तरफ हो जाते हैं और विनेबिलिटी एक तरफ हो जाती है। सबसे ऊपर आ जाता है जब हम रैंकिंग करते हैं टिकट देने को लेकर। और एक यहीं पे एक एलजेपी के भी नेता का नाम याद आ रहा है, हुसल पांडे। हुलास पांडे। अच्छा, हुलास पांडे बोल रहे हैं हम, हाँ बोलने में जी, गड़बड़ा गए। हाँ, हुलास पांडे ब्रह्मपुर सीट से हैं, बक्सर जिले में। इनके ऊपर भी कई सीरियस केसेज हैं, मर्डर के, अटेम्प्ट टू मर्डर के, एक्सटॉर्शन के। जो आप एक खास बात देखेंगे, जो गंभीर आरोप बिहार के चुनावी मैदान में जो नेता हैं उन पर हैं, तो उनमें मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर एंड एक्सटॉर्शन, ये 3 ये अगर आप उन्होंने जो एफिडेविट फाइल किए आप देखते जाएं, तो ये इसके बहुत सारे निकल के आते हैं, बहुत सारे केसेस निकल के आते हैं। ऐसा लगता है कि ये है क्वालिफाइंग एरिया है मर्डर। हाँ, ये मर्डर का चार्ज होना, मर्डर का चार्ज, आरोप लगना, मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर और एक्सटॉर्शन के केस में नामजद होना, ये एक तरह से विनेबिलिटी को बढ़ा रहा है शायद। और इनके अपने यहाँ जो एक वो वर्ड यूज करते हैं ना, खैर अब तो हर जगह होता है, भौकाल, तो इससे भौकाल टाइट रहता है इन सब भौकाल charges से। टाइट रहता है। ये भौकाल टाइट होना, बस एक मेरे मित्र हैं, उनका शोध है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से निकला हुआ है ये। ये बहुत कम लोगों को जानकारी है, चलिए इसी बहाने मिल जाएगी लोगों को जानकारी। तो अभय कुशवाहा हैं, इनका भी नाम है। हुलास पांडे को लेकर एक और खास बात है कि उनके भाई हैं सुनील पांडे, वो भी बिहार में मसलमैन पॉलिटिशियन के रूप में उनकी छवि है। सुनील पांडे बड़े भाई हैं, हुलास पांडे छोटे भाई हैं। ठीक है, आपने कहा अभय कुशवाहा जी के बारे में 2 लाइन मैं बता देता हूँ, आप विभा देवी के बारे में बताइएगा फिर। तो अभय कुशवाहा जेडीयू के कैंडिडेट हैं, बेलागंज गया में पड़ता है, वहां से वो चुनाव लड़ रहे हैं, और उनके ऊपर 14 क्रिमिनल केसेस हैं, और ये भी उन पॉलिटिशियंस में शामिल हैं जिनके ऊपर एक तरीके से मैक्सिमम नंबर ऑफ क्रिमिनल केसेस दर्ज हैं। तो ये तो हुए अभय कुशवाहा की बात। अब आप विभा देवी के बारे में बताइए। विभा देवी आरजेडी से हैं और नवादा सीट पर हैं। अब विभा देवी की खास बात यह है कि इनकी अपनी तो इनकी छवि राजनीति से जुड़ी हुई नहीं है। इनके पति आरजेडी के पूर्व विधायक हैं, राजबल्लभ यादव, अभी जेल में हैं। रेप के एक मामले में उनको कन्विक्ट किया गया था दिसंबर 2018 में। उसके बाद इनकी विधानसभा की सदस्यता भी चली गई थी। इनकी सीट से बाद में जेडीयू के विधायक जीते थे। तो ये अभी चुनाव मैदान में है, क्योंकि आरजेडी को ऐसा लगा कि राजबल्लभ बेशक जेल में हो और रेप के सजा याफ्ता मुजरिम हो,
लेकिन उनकी पत्नी के जीतने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं। आरजेडी के जितने नेता हैं नवादा सीट पे या बक्सर जिले में जो नवादा सीट से कॉन्टेस्ट कर सकते थे, उन सब में सबसे मजबूत दावेदारी विभा देवी की निकली। वैसा ही कुछ किरण देवी के मामले में है, जो संदेश कॉन्स्टिट्यूएंसी है, बक्सर के से सटा हुआ जिला है भोजपुर, वहां से इनके पति अरुण यादव, उन पर भी रेप के चार्जेज हैं और वो एब्सकॉन्डिंग हैं। उनके बारे में बिहार की पुलिस को पता नहीं है कि वो फरार कहाँ है। हाँ, वो फरार है, लेकिन वो चुनावी मैदान में किरण देवी हैं और वो चुनाव लड़ रही हैं। तो देखिए, आप मतलब अपने वर्चस्व पे भरोसा हो तो इतना हो, नहीं तो ना हो। हाँ, कि पार्टी मजबूर हो जाए कि मैं नहीं तो मेरे घर का कोई और सही। वो कहते हैं ना कि हर चीज का रिप्लेसमेंट है, बहुत कोई मतलब कोई भी परमानेंट नहीं है, किसी को भी रिप्लेस किया जा सकता है। लगता नहीं है कि इन लोगों का रिप्लेसमेंट है बिहार में पार्टियों के पास। हाँ, ये जिस तरह से पार्टियां इन बाहुबली नेताओं के पीछे भाग रही हैं, इससे ये लगता है कि इन बाहुबली नेताओं ने अपना एक गढ़ बना लिया है और उस गढ़ में किसी को लगता है कि जाना है तो इनके सहारे ही जाने की सोच रहे हैं वो। किला किला बना लिया है, हाँ, क्षेत्र है इनका। इनका क्षेत्र है, वो वहां के अब स्वघोषित मुखिया बन गए हैं और राजनीतिक दल जो बिहार में सरकार चलाना चाहती है वो इनके पीछे है। अगला दो नाम लूंगा, इसके बारे में भी बताइएगा। कॉमन ये है कि दोनों फिर से आरजेडी के टिकट पे हैं। मतलब आरजेडी की तो गजब की लंबी लिस्ट नजर आ रही है अभी तक हम लोगों ने जो बात की है। जी। लवली आनंद और चेतन आनंद के बारे में पहले बात करेंगे। देखिए, इन दोनों की राजनीतिक शक्ति जहां से आ रही है वो है आनंद मोहन सिंह। ये वही आनंद मोहन सिंह है क्या, जिन्होंने एक बार अपनी पार्टी बना ली थी और इनकी रैलियों जी में खूब भीड़ जुटा करती थी जी लवली जी आनंद को जी देखने के लिए? जी जी जी, ऐसा लोग कहते हैं कि लवली आनंद को देखने के लिए आते थे, लेकिन आनंद मोहन सिंह ने उस वक्त ये भी रॉबिन हुड की छवि बना रहे थे। इन पर मुकदमा चला था, ये मर्डर केस, उस बहुत ये भी बहुत बड़ा मामला हुआ था, दिल्ली तक इसकी गूंज आई थी। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जी कृष्णैया की हत्या की गई थी 1994 में और इन पर मुकदमा चला था आनंद मोहन पर। आनंद मोहन अभी भी जेल में है, सहरसा जेल में है और सहरसा से ही लवली आनंद को टिकट दिया गया है और पास के शिवहर से उनके बेटे चेतन आनंद को टिकट दिया गया है। इसी कड़ी में एक और नाम ले लेते हैं वीणा देवी का। वीणा देवी जो है ये महनार है वैशाली जिले में। हाँ, तो वीणा देवी की अपनी कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है उनका, लेकिन उनके वो पति रामकिशोर सिंह हाल ही में आरजेडी में आए हैं और ये वही इनका महत्व ऐसे समझिए कि इनको पार्टी में लाने की वजह से पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेताओं में से एक रघुवंश प्रसाद सिंह, जो कि अब गुजर गए, उन्होंने पार्टी छोड़ी थी। हाँ, रघुवंश प्रसाद सिंह पार्टी में लाने को लेकर कंट्रोवर्सीज थी और हाँ, उन्होंने इसका विरोध किया था। रघुवंश प्रसाद सिंह का अपना क्षेत्र वैशाली का है, सोनपुर से वैशाली, इस पूरे इलाके में उनकी अपनी पहचान थी, जहां की राजनीति उन्होंने की और वो इसका विरोध कर रहे थे। ये इंडक्शन का विरोध कर रहे थे, लेकिन लालू प्रसाद जेल में, रांची में, झारखंड में है और तेजस्वी ने इनके पार्टी में शामिल होने के लिए हामी भरी, जिसके विरोध में रघुवंश प्रसाद सिंह ने हाथ से लिख के वो चिट्ठी भेजी थी लालू प्रसाद को, जो इमोशनल 4 लाइनें ही थी, लेकिन वो इमोशनल बात थी, इमोशनल कनेक्ट था। हालांकि कुछ समय बाद ही रघुवंश प्रसाद सिंह की डेथ हो गई, लेकिन ये शख्सियत इनकी बताता है रामकिशोर सिंह की, और उनकी बदौलत उनकी पत्नी आज और साथ में राजनीतिक पार्टियों की मजबूरियों को भी
ये चुनाव जीतने के। तो हमने ठीक ठाक चेहरों पे बात कर ली। अब इतने नाम हैं कि अगर हम बात करने बैठे तो सुबह एक से दो शाम और हो जाए। नाम, जब इतने नाम ले लिए, एक दो और नाम हाँ, मैं वही कहने वाला था चलते कि हैं। कुछ पार्टियों में और हैं ऐसे चेहरे, तो हमें उनका नाम कम से कम बात जेडीयू कर देना चाहिए। अगली पॉडकास्ट में जब हम लोग आएंगे तो हम उन नामों पे फिर कभी चर्चा करेंगे, उनके किस्से कारनामों को फिर सुनेंगे। तो अभी संक्षेप में बस आप नाम बता दें, कहाँ से लड़ रहे हैं, क्या काम है, और उनके सर पे किसका हाथ है, ये बहुत जरूरी है। देखिए, जेडीयू के दो कैंडिडेट्स की मैं बात कर लेते हैं। सीता देवी हैं, ये एकमा करके एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है सारंश जिले में, छपरा जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है उसके पास में है, और वहां से ये चुनाव लड़ रही हैं। इनके पति मनोरंजन सिंह धूमल वहां के जाने माने बाहुबली व्यक्ति हैं और बाहुबल के लिए जाने जाते हैं। दूसरी कैंडिडेट पूर्णिया में है, पूर्णिया में रिपौली सीट है। यहाँ फिर कभी चर्चा करेंगे सीट को लेकर। बीमा भारती हैं जो अवधेश मंडल वहां के लोकल स्ट्रॉन्गमैन समझे जाते हैं, उनकी पत्नी है। बीजेपी ने भी बीजेपी ने अरुणा देवी को टिकट दिया है। अरुणा देवी को नवादा सीट से टिकट दिया है, उसी नवादा सीट से जहां से हमने बात की उनके चुनाव लड़ने की, विभा देवी की, जो राज बल्लभ यादव की पत्नी है। बाहुबलियों की लड़ाई दिखेगी इस हाँ, यहाँ बाहुबली जो है वो पीछे हैं और पत्नियां चुनावी मैदान में है। जो अखिलेश सिंह की पत्नी है अरुणा देवी, वहां से वो चुनाव लड़ रही है। अखिलेश सिंह का जो सबसे बड़ा केस उनके जिसमें वो नामजद हैं, वो 2004 में एक चकवई मैसेकर के नाम से जानते हैं। 10 लोगों की हत्या हुई थी उस वक्त 2004 में। उसमें वो अक्यूज्ड हैं और उन पर तकरीबन 2 दर्जन क्रिमिनल केसेज हैं। तो कोई भी पार्टी आप जो मुख्य धारा की पार्टी है बिहार की राजनीति में, वो चाहे आरजेडी हो, जेडीयू हो, बीजेपी हो, एलजेपी हो, कोई भी पार्टी अछूती नहीं है। मतलब एक आध दर्जन से, मतलब केस नहीं, केला लग रहा है, दर्जन में है सब। हाँ, मतलब ये एक जिनके ऊपर है उनके ऊपर बहुत सारे केसेज हैं। और वो कहते हैं ना, राजनीतिक एक फेमस डायलॉग भी है, मिर्जापुर का सेकंड सीजन आ रहा है उसमें, कि शुरू तो मजबूरी में किए थे, बाद में मजा आने लगा। ऐसा ही नजर आता है इन लोगों का तो कि एक आध नहीं, मतलब दर्जनों में केस है। जी, और ये जो पहले चरण का मतदान होगा 28 अक्टूबर को, उसमें 1000 से ज्यादा 1060-65 कैंडिडेट्स हैं अभी। उनमें से 300 से ज्यादा ऐसे हैं जिन पर क्रिमिनल केसेज हैं। 164-65 ऐसे हैं जिन पर सीरियस चार्जेज हैं, मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, एक्सटॉर्शन, रेप, किडनैपिंग, ये इस तरह के केसेज हैं। और ये सारे वैसे केसेज हैं जिनमें 5 साल या उससे ज्यादा की सजा होती है अगर कन्विक्शन हो तो, और ये सब नॉन बेलेबल है। शुक्रिया ये प्रभात लेखा जी। जोखा है। और कुछ बचा है? हमारे ख्याल से नाम तो बहुत बचे हैं, लेकिन इतना हमने जिक्र किया, आधे घंटे का समय लगभग हो गया, और हम मुश्किल से 10 नाम पे ठीक से चर्चा कर पाए। और 30%, 243 का 30%, आप सोच सकते हैं कि कितने लोग क्रिमिनल केसेस वाले चुनाव मैदान नहीं, में हैं इस बार बिहार के चुनाव अभी मैदान में। तो सिर्फ पहले ये फेज के फर्स्ट पेज का है जो 30% है। हमने पहले फर्स्ट फेज 30%। के 30% है। हाँ, तो हम तो जब एवरेज लेके चल रहे हैं, जो हम लोगों ने बात की प्रकाश हाँ जी 2005 से लेके 2020 तक की, हाँ, और जो आपने पूरा डेटा समझाया, वो बिहार का एवरेज आराम से 30% आ रहा है। वो बिहार का एवरेज है। और ये समझ सकते हैं कि 3 में से 1 कैंडिडेट के ऊपर क्रिमिनल केसेज हैं। तो शुक्रिया प्रभास जी इस बातचीत के लिए। आज हमने बिहार में जो बाहुबली हैं और जो इस बार के चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, और इससे कोई भी पार्टी अछूती नहीं है, सब ने बाहुबलियों को टिकट दिया है और उन पर भरोसा है कि वो अपने वर्चस्व, पैसे, बाहुबल के बदौलत चुनाव जीत कर आएंगे। अगली बार जब हम एक पॉडकास्ट के साथ लौटेंगे बिहार चुनाव पर, तो कोशिश करेंगे कि कुछ नया एंगल आपके लिए लेकर इसी तरीके से आए। कैसा लगा आपको हमारा यह पॉडकास्ट? कोई सुझाव हो या कोई शिकायत तो लिख भेजिए हमें radio@aajtak.com पर। शुक्रिया।
आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो।